दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी का नाम द अल्टीमेट लाइफ है। और आज की कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में होने वाली है जिसने गरीबी के कारण बचपन में ही अपना स्कूल छोड़ दिया था और अपने घर का खर्चा चलाने के लिए उसने बचपन से ही मजदूरी वगैरह करना शुरू कर दिया था। लेकिन वह जहाँ भी जाता लोग उसका मजाक उड़ाते। तो ये कहानी रोन नाम के 12 साल के लड़के की है जो एक ऐसे काफी गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। और उसकी फैमिली में उसके माता पिता और उसका एक छोटी बहन है। और आज यहाँ यहाँ पर रोहन स्कूल से जल्दी छूटते ही घर पर आया और घर पर अपना बैग रखकर वो पाना खाकर अपने लेबर के काम पर निकल गया। और यहाँ हम देखते हैं कि रन का काम है कि वो बर्फ की सिल्लियाँ उठाकर डिलीवरी कर सकता है, लेकिन इस काम में मेहनत ज़्यादा होती है और पैसे काफ़ी कम। और आज पर यहाँ पर रन अपना उन बर्फ की सिल्ली उठाकर उन्हें डिलीवरी करने ले जा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर उसके पीछे एक गाड़ी से जोरदार टच बचता है, जिस वजह से उसके हाथ से बर्फ की सिल्लियाँ गिर जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस कार के अंदर एक अमीर दादा का लड़का बैठा होता है और वो यहाँ पर बार बार अपनी कार का हॉर्न बजाता है और वो यहाँ पर रोन को उन बर्फ के टुकड़ों को उठाने के लिए कहता है। और यहाँ पर वो रोन को जब वो बर्फ के टुकड़े आते हुए देखता है तो वो रोन पर काफी ज्यादा मजाक उड़ाता है। और यहाँ पर इस अमीर दादा को रोहन को बहुत परेशान करने में मजा आ रहा होता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि रोहन को अंदर ही काफी ज्यादा जो है गुस्सा आ रहा होता है कि दुनिया में सिर्फ हर तरफ अमीर लोग हैं जिन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, वहीं एक तरफ उनकी जिंदगी है जहाँ पर उन्हें अपने पेट भर खाने खाने के लिए भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है। और ये देखकर रोहन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब तभी वहां पर झाड़ियों में पड़े हुए एक अखबार को देखता है। इस अखबार के अंदर एडू काने की कहानी लिखी होती है कि कैसे एक करीब फैमिली से आया हुआ लड़का मेहनत करके आज करोड़पति बन गया। और यहाँ पर रेन जो है देखता है कि एडू कौन की और उसकी कहानी कुछ हद तक एक जैसी थी, क्योंकि उन दोनों ने ही बचपन में स्कूल छोड़ दिया था और एडुकोनिक भी बचपन से काम में लग गया था और उसे भी आसपास के अमीर लड़कों से हमेशा परेशान करते थे। लेकिन इन सब के बावजूद एडुकोन ने हार नहीं मानी और इस दुनिया की सबसे बड़ी स्टील इंडस्ट्री बनाई। और उस जमाने में जब $10 बिलियन भी घर चलाने के लिए काफी होते थे तो उस समय करोड़पति बन गया। और यहाँ पर एड्रो की कहानी पढ़कर रोन अपनी मन से कसम खा लेता है कि वो अपनी जिंदगी में एक बिलियन जरूर बनेगा। अब यहाँ पर रोन अपने काम से वापस आता है तो वह अपने माता पिता को अखबार दिखाता है और उनसे कहता है कि मैं भी एक दिन एड्रो कॉर्नर की तरह एक अमीर बनूंगा बिलियन अमीर बनूंगा। बिलियर्टी से ये फालतू के सपने छोड़ दे, हमें अपनी औकात देख कर ही सपने देखने चाहिए, ऐसा उसके माँ बाप रोन को बोलते हैं। ठीक यही मेरे पिता ने भी मुझे समझाया था। अब यहाँ पर अपने पिता की ये सारी बातें सुनकर रोन भी कुछ नहीं कह पाता, लेकिन यहाँ पर जब वो अपनी बीमार माँ को देखता है तब वह समझ जाता है कि वह इस तरीके से तो अपने पिता की तरह घुट घुट कर ही जीना नहीं चाहता। वह चाहता है कि उसके पास पैसे बहुत पैसे नहीं है कि वह अपनी माँ का जो इलाज करा सके। और वह यहाँ पर रोन को समझ में आता है कि उसकी माँ के इलाज के लिए उसे बहुत सारे पैसे कमाने होंगे। और वह यहाँ पर अपनी माँ से प्रॉमिस करता है कि वह ढेर सारे पैसे कमाएगा। और यहाँ पर रोन कहकर घर से छोड़कर चला जाता है और वह सीधा पहुँचता है स्टेशन पर, लेकिन उसके पास ट्रेन के टिकट के कोई पैसे नहीं होते। तो फिर वह जाकर एक मालगाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन यहाँ पर भी स्टाफ के लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर जब स्टाफ वो के जो लोग हैं उसे भगाते हैं तब वह मालगाड़ी पर चढ़ा होता है। एक आदमी रोहन की मदद करता है और उसे स्टाफ से बचा लेता है। और रोहन मालगाड़ी में आकर एक घास के टुकड़े पर थमे होने की वजह से वे सो जाता है। और अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो आदमी उसको देखता है और यहाँ पर आदमी कहता है कि मेरी मंजिल आ चुकी है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब यहाँ पर रोन उस आदमी का शुक्रिया अदा करता है उसकी मदद के लिए। लेकिन लेकिन
तब यहाँ पर वे आदमी कहता है कि अगर तुम्हें मुझे शुक्रिया अदा करना है तो तुम भी किसी की मदद कर देना, और इसके बदले वो आदमी ट्रेन से कूदकर यहाँ से चला जाता है। तो इसके बाद उनके पास भी कोई चांस नहीं होता, तो वह भी ट्रेन से कूदकर आ जाता है और कुछ लोगों के पीछे पीछे वहां से चला जाता है। तब अब तभी वो उसके पीछे पीछे एक जगह जाता है जहाँ पर एक किसान कुछ लोगों को लेबर के लिए ढूंढ रहा था, और यहाँ पर कई सारे लोग खड़े होते हैं। तब यहाँ पर रोन भी उनके बीच में जाता है और वह अपने आप को उस वर्कर के को काम के लिए बेच रहा होता है, लेकिन इस किसान को काफी ज्यादा मजबूत लोगों की जरूरत थी जो कि खेत में काम कर सके। और यहाँ पर रोन की मजबूती देखना चाहता था, लेकिन यहाँ पर एक तगड़ा था आदमी रोन को धक्का देकर नीचे गिरा देता है, लेकिन फिर भी रोन दोबारा से खड़ा होता है और उस किसान से काम मांगता है, और उसे काम करने की लगन को देखकर किसान भी उसे रखने के लिए मान जाता है। लेकिन यहाँ पर रोन को खेतों में काम करने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं होता, और वे जो लकड़ी के लॉक होते हैं वो खेतों में गाड़ रहा होता है, वो एक ही धक्के से बाहर आ रहे होते हैं। लेकिन फिर भी रोन हार नहीं मानता और वह दोबारा से सब चीजों को सीख कर उन लड़कियों के लॉक को दोबारा से लगा लाता है। और यहीं यहीं पर जब बाकी लोग बीच में ब्रेक लेकर आराम कर रहे होते हैं, तब भी यहाँ पर रोन अपने काम में लगा होता है। और यहाँ पर रोन की मेहनत को लगन को देखकर एक फ्रेडी नाम का एक लड़का आता है और उसे पीने के लिए पानी देता है। अब यहाँ पर जब इन लोगों की बातचीत होती है तब रोन को पता चलता है कि फ्रेडी जो है वो असल में एक इस अमीर किसान का बेटा है, लेकिन क्योंकि अभी पूरे देश में इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा होता है, इस वजह से उन्होंने काम करने के लिए दूसरों को हायर किया है। और यहाँ पर फैक्ट्री अपना सपना बताता है कि वो आगे जाकर अपने पिता के बिजनेस को संभालेगा और पूरे टेक्सास में सबसे नंबर वन बिजनेस बनेगा। तब रॉन भी कहता है कि वो भी आगे जाकर एक बिलियन बनना चाहता है, और यहाँ पर वे दोनों एक दूसरे को अपने सपनों के लिए प्रेस करते हैं, और दोनों को ही पूरा भरोसा होता है कि दोनों ही अपना अपना सपना जरूर पूरा करेंगे। अब काम खत्म होने के बाद जब शाम के समय सभी वर्कर फ्री होकर कार्ड खेल खेल रहे होते हैं, तभी यहाँ पर रोन भी आकर बैठा होता है और वो उन सभी को पत्ते खेलते हुए देखकर उन्हें रियलाइज होता है कि इस तरीके से वह मजदूरी करके कभी भी अमीर नहीं बन पाएगा, और वह भी अपनी जिंदगी बिल्कुल नील मजदूर की तरह खत्म कर देगा। तो फिर यहाँ पर रोन यहाँ से निकलता है और धीरे से उस अमीर फॉर्म के घर पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि सर मैं आपकी तरह अमीर कैसे बनूंगा। तब वो यहाँ पर ये किसान रन को कहता है कि अमीर होने की कुछ कंडीशन होती है तो तुम्हें पूरा करना होता है, और अगर तुम्हें वाकई में कामयाब होना है तो तुम्हें सबसे पहले अपने आसपास के लोगों के लिए लीडर ना होना होगा, और तभी तुम हकीकत में कामयाब हो पाओगे। अब यहाँ पर रोन कुछ देर तक सोचता है और उस किसान से कहता है कि सर अगर मैं आपका काम समय से पहले पूरा कर दूं तो क्या मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तब यहाँ पर किसान मुस्कुराते हुए कहता है कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो वह रोन कहता है कि तो फिर मैं आपका काम कल ही पूरा कर दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे ज़्यादा पैसे देने होंगे और आप मेरे पैसे तैयार रखिए। लेकिन यहाँ पर ये किसान मनी ही मन हंसता है और वो राम से कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। और अगली सुबह हम देखते हैं कि वर्कर होम में आकर बेल बजाते हैं और सारे वर्कर जागते हैं, लेकिन यहाँ पर जब वो उठकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रोन तो वहाँ पर है ही नहीं, और वह यहाँ पर खेतों में 3 बजे उठकर ही काम पर लग गया था। और वो यहाँ पर सभी के हानि पर उन्हें बताता है कि हम हमारे काम को कम समय में पूरा कर सकते हैं कि अगर हम लगातार एक ऐसी असेंबली लाइन में काम कर रहे हैं। और यहाँ पर उनकी असेंबली लाइन के मेड से रॉन समय से पहले ही अपना काम पूरा कर लेता है, जिससे कि उसे ज़्यादा पैसे मिले, और ये उसकी पहली मोटी कमाई होती है जिसमें उसे $20 अपनी माँ की दवाई के लिए घर पर भेज देता है। अब यहाँ पर जब वो उस मनी ऑर्डर को देख कर घर जा ही रहा होता है कि तभी एक आदमी को दिखता है जिसका वोल्ट असल में सोनी का होता है। अब यहाँ देखकर रन का दिमाग खिल जाता है और वो सीधा उस आदमी से पूछता है कि सर मैं आपके जैसा अमीर कैसे बन सकता हूँ। तब यहाँ पर वह आदमी कहता है कि ये टेक्सास का समुद्र जो खजाने से भरा हुआ है, लेकिन वो खजाना वही खोज सकता है जो कि गहराई तक जा सकता है। अब
यह सुनने के बाद रोन समझ जाता है कि यह आदमी जमीन के नीचे तेल की बात कर रहा है। अब इसके बाद जब रोन पोस्ट ऑफिस के बाहर आता है तब उसे नज़र में एक खूबसूरत लड़की के ऊपर पड़ती है जिसका नाम होता है हैना। और यहाँ पर हैना भी रोन को देखती है और उससे देखकर कहती है कि लगता है कि तुम यहाँ पर नए हो। तो वो यहाँ पर रोन को उसके स्कूल की डांस पार्टी में इनवाइट कर देती है और उससे पूछती है क्या तुम यहाँ पर आओगे। तब यहाँ पर रोन भी नर्वसली उसे हाँ कर देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रोन अपनी बची हुई सारी सभी इनको लाकर कुछ ढंग से कपड़े खरीदता है और उस डांस पार्टी में जाने के लिए तैयार होता है। वहां पहुंचकर वो अपना सारा कॉन्फिडेंस जुटाकर हैना से बात कर ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर उन दोनों को इंटरैक्ट करते हुए एक कस नाम का लड़का बीच में आ जाता है और वे हैना को उसके साथ डांस करने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर हैना कहती है कि मुझे सबसे पहले रोन से पूछना है और रोन के साथ ही डांस करूंगी। और इससे हम समझ में आ गया था कि हैना को रोन में इंटरेस्ट है और इसके बाद वो दोनों ही काफी अच्छे तरीके से डांस करते हैं। और डांस करते करते रोन हैना से कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर हैना कहती है कि मेरे डैडी मुझे कभी भी एक अनपढ़ आदमी के साथ शादी नहीं करने देंगे। तो इसके बाद यहाँ पर अगले दिन रोन को अपने साथ स्कूल लेकर आती है। यहाँ पर भी एक अमीर दादा रन को चढ़ाता है और वह ऐसा कहता है कि ना तो कि ना आखिर तुम किस चपड़ गंजू के साथ घूम रही हो। तभी यह सुनकर रोन को भी काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि जिसे तू चपड़ गंजू कह रहा है वो एक दिन बिलियनर बनने वाला है। तो वो अपनी जबान संभाल के बात कर। और यहाँ पर और हैना भी रन को पसंद तो करती है लेकिन वो रन से कहती है कि मेरे पिता कभी भी मेरे ऐसे लड़के से शादी नहीं करेंगे जिसके पास डिग्री तक नहीं है। तो इसलिए वो रोन को स्कूल में लेकर आई होती है और यहाँ पर हैना प्रिंसिपल से बात करती है कि रोन को एक ऑडिटर जॉब देने के लिए। लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल कहता है कि तुमने तो अपना स्कूल तक कंप्लीट नहीं किया है तो हम तुम्हें काम पर कैसे रख सकते हैं। तब इस पर यहाँ रोन भी कहता है कि स्कूल जाने से कुछ नहीं होता, जो जो भी काम मैं खुद सीख सकता हूँ, मुझे स्कूल की जरूरत नहीं है। और वो कहता है कि दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो स्कूल कॉलेज नहीं गए लेकिन फिर भी वो अपनी फील्ड में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। स्कूल के बिना ही खुद किताबें पढ़कर सब कुछ सीख सकता हूँ, तो मैं स्कूल की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल रोन को एक काफ़ी बड़ा लेक्चर तो देने वाला था लेकिन इससे पहले कि रोन की बेइज्जती करने के लिए हैना से किताब में एक 5 डिवाइस का मल्टीप्लिकेशन लिखने को कहता है। अब यहाँ पर हैना जब उससे मल्टीप्लिकेशन को लिख ही रही होती है तब एक ही सेकंड में रोन उसका जवाब दे देता है। और जब है जवाब जो है उसे कल लेट कर देती है तब रोन का जवाब बिल्कुल सही होता है और रोन यहाँ पर नहीं रुकता और वह प्रिंसिपल से कहता है कि सर की आपके हाथ में जो इतनी देर में खुजली चल रही थी वो असल में आपके बगल में रखे हुए इस प्लांट की वजह से हो रही है। आपको इस प्लांट से एलर्जी है और असल में ये प्लांट एलिज्मा क्रिएट करता है और इस प्लांट का नाम फाइनस इंजमा है जो कि अपनी पत्तियों से एरिगेशन को प्रोड्यूस करता है और उस वजह से आपके हाथ में जो एलर्जी हो रही है। लेकिन इतना सुनने के बाद भी प्रिंसिपल रोन से कहता है कि नॉलेज होना अच्छी बात है लेकिन तुम्हारे पास एजुकेशन का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना भी जरूरी है। लेकिन तब यहाँ पर रोन कहता है कि सर आप इस स्कूल के प्रिंसिपल हो, आपने तो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली लेकिन फिर भी आपको पूरे साल भर की कमाई $130 है और अगर आप इनकी सारी पढ़ाई के साथ सिर्फ इतना पैसा कमाओगे तो ये तो मेरे लिए काफ़ी कम नहीं है। और यह कहकर रोन वहाँ से निकल जाता है। लेकिन अब यहाँ पर रोन की ये सारी बातें सुनकर हैना काफ़ी गुस्से में आ जाती है और वो रोन से कहती है कि ये सब कुछ तो प्रिंसिपल से कंप्लीट करने के लिए कह रहे हो ना, जितनी भी बात तुमने कही है वो सब तुम्हारे अंदर की कमियों को छुपाने के लिए की है। और इतना कहकर हैना वहाँ से चली जाती है और रोन ये देखते ही देखता रह जाता है। लेकिन
अगले दिन जब वो क्लास में आता है तो वहाँ पर रॉन को देखती है, जिसे हैना की बात मान ली थी। और अब वो वहाँ हैना की क्लास ज्वाइन करता है और हैना भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि एंटली स्टोन ने उसकी एडवाइस को माना। और अब इस पूरे स्कूल टाइम में ये दोनों एक दूसरे का साथ काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन तभी एक दिन न्यूज में खबर आती है कि जापान ने यूएस के पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया है, जिस वजह से यूएस को फिर से जंग में जाना पड़ेगा। अब ये खबर सुनकर रोन को एहसास होता है कि उसके देश को उसकी जरूरत है। और एक तरफ तो रोन को पैसे कमाने ही थे, लेकिन साथ में उसे अपने देश को भी मुश्किल हालात से नहीं छोड़ सकता। तो इसलिए वो हैना के पास आता है और वो कहता है कि अब मैं अपने देश की मदद के लिए आर्मी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। लेकिन ये बात सुनकर हैना उसे साफ मना करती है और वो उससे कहती है कि तुम्हारी तो अभी आर्मी में जाने की उम्र भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर रॉन कहता है कि उससे उसकी एज के बारे में हैना से झूठ बोला था और वे आर्मी में जा सकता है। अब यह बात सुनकर हैना को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा आर्गुमेंट होता है। लेकिन वो सारी आर्गुमेंट तब खत्म हो जाती है जब हैना उसे आई लव यू कहकर फेयरवेल करती है। जिसके बाद रॉन जाकर के आर्मी में भर्ती हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जंगी मैदान में एक सीनियर ऑफिसर एक नई सिपाही को एक लेटर देकर और उसे फ्रंट कमांड में देकर आने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर वह नया सिपाही फ्रंट कमांड में नहीं जाता, क्योंकि वह तो गोलीबारी हो रही थी। अब उसे डटकर डरकर हुआ देखकर रोन बीच से ही वो एप्लीकेशन ले लेता है और फ्रंट कमांड के लिए निकल जाता है। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तब देखता है कि जंग कोई मजाक की चीज नहीं, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ से गोलीबारी हो रही है और यहाँ पर उस एम्प्लेन की डिलीवरी करने का वक्त ये बीच में घायल हो जाता है। लेकिन किस्मत से यहाँ पर उसे स्कूल का होगन नाम का एक लड़का वहाँ पर होता है और वो रन को घसीट कर बैटलफील्ड से बाहर ले आता है और उसकी जान बचाता है। और इसके बाद कुछ समय बाद फाइनली ये जंग खत्म हो जाती है और इसके बाद समय बीतता है और रॉन अब बच्चा नहीं रहा, उसकी शादी हैना से हो चुकी थी। और रॉन ने अपनी सारी सेविंग को लगाकर एक ऑयल की ड्रिल मशीन खरीदी होती है। लेकिन काफी खुदाई करने के बाद भी उसे जमीन के अंदर कोई तेल नहीं मिलता, जिस वजह से उसकी पूरी फैमिली का घर खर्च चलाने में भी दिक्कत आ रही होती है और बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का लालन पालन हो रहा होता है। अब यहाँ पर रोन होशियार तो होता है, लेकिन उसकी किस्मत काफी ज्यादा खराब होती है। लेकिन वह काफी समय से कई जगह पर जाकर जमीन में ड्रिल करके तेल निकालने की कोशिश कर चुका था, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। अब एक दिन जब रोन अपने बेटे के साथ कैच कैच खेल रहा होता है तभी उसके उसने अपने बच्चे को एक आइडिया मिला और वो वैसे ही इतनी बार ट्राई कर चुका था, तो उसने एक बार फिर से अपने काम को प्रोफेशनल लोगों की मदद लेनी चाहिए। तब इस बार उसने सोचकर रोहन को कुछ प्रोफेशनल लोगों को हायर किया और यहाँ पर उसने प्रोफेशनल लोगों को आकर उससे पूरे एरिया का सर्वे कराया। तो वहाँ तब वहाँ से उन्हें एक जगह मिली, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेल हो सकता था। और यहाँ पर जब वो उस जगह पर खोदता है तो वहाँ पर सच में तेल निकलता है और वो बताता है कि इस जमीन के अंदर लगभग 50 लाख बैरल तेल है, जिसे बेचकर वो कम से कम एक बिलियनर तो बन ही जाएगा। और अब यहाँ से जब वो तेल निकालता है तब रोहन की खुशी का ठिकाना नहीं होता और वो उसी हालत में अपने घर आता है और पूरी फैमिली से तेल से लथपथ देखकर हैना उसे गला लगा लेती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि रोहन अपने काम में कामयाब हो चुका है। लेकिन अब ये खबर और फोन के ओनर पे पहुंचती है। तब वह यहाँ पर फोन का ओनर बीच में आता है और वो रोन के ऊपर केस करता है और वो कहता है कि एग्रीमेंट के हिसाब से तुमने ये जमीन सिर्फ किराए पे ली थी और तुम्हारे पास कोई भी राइट नहीं है इस जमीन के अंदर खुदाई करके तेल निकालने का। और अब ये सुनकर रोन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और तब वो वहीं पर सोचता है कि इसे केस के लिए कुछ प्रोफेशनल को हायर करना चाहिए और वहीं इस केस की मदद कर सकते हैं। तो वे यहाँ पर रोहित शेर के बेस्ट लॉयर को हायर करता है, जिसका नाम वोल्टन। और यहाँ पर कोर्ट रूम में वोल्टन को देखकर उसका पोजीशन का लॉयर वोल्टन का काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाता है, लेकिन वोल्टन उससे ऊपर ध्यान नहीं देता और इसके बजाय यहाँ पर वोल्टन उसके केस की फाइल को ऊंची आवाज़ में पढ़कर कहता है कि वे कितने आसानी से उस केस को जल्द से जल्द जीत पाए जाएगा। और यहाँ पर जब हम उसकी अपोजिशन के वकील को
किराए पर दी हुई जमीन की लॉस बताता है। तब यहाँ पर वो अपोजिशन का वकील चुपचाप बेइज्जती होके यहाँ से निकल जाता है और रोहन ये देखकर वोल्टन से बिना केस ले ही पहले ही उसे जीता दिया जिता दिया। रोहन वोल्टन से काफी ज्यादा खुश हो गया, तो वोल्टन को अपनी कंपनी का लीगल एडवाइजर बना देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि अगले 10 साल में रोहन का ऑयल रिफाइनिंग का बिजनेस काफी जोरों शोरों से चलता है और वो एक के बाद एक नई फर्म लाइट को खरीदता है और उसके बाद अब तक अपना ऑयल का एम्पायर काफी बड़ा कर लिया होता है। और अब तक रोहन की नेटवर्क कई बिलियन ऑफ डॉलर हो चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे रोहन का बिजनेस बढ़ रहा था, रोहन का अपना पूरा ध्यान अपने बिजनेस के ऊपर ही होता है, जिस वजह से वह अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा था। और अब क्योंकि उसकी फैमिली के पास काफी ज्यादा पैसे आ चुके थे, जिस वजह से रोहन के बच्चे काफी ज्यादा बिगड़ने लगे थे और वह रोहन से पैसे मांगने के लिए ही मिला करते थे। लेकिन रोहन को इन सब पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस पैसे कमाना चाहता था ताकि वो आगे जाकर पूरे देश में एक बिलियन कहलाए। लेकिन जैसे जैसे जमीनों से तेल और निकलती जमीनों से और तेल निकलता है तो यहाँ पर मार्केट धीरे धीरे सेचुरेट होने लगती है। तो यहाँ पर रोहन का उन किसानों से बात याद आती है कि उन्हें हर सिचुएशन में एक लीडर की तरह एक्ट करना होगा। और यहाँ पर जब वो देखता है कि ऑयल माइनिंग का कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो वो ऑयल रिफाइनिंग जमीन से अभी क्रूड ऑयल बाहर निकाल रहा होता है और मार्केट में बेच रहा होता है। लेकिन अब कंपटीशन बढ़ने से मार्केट इतना ज़्यादा सैचुरेट हो चुका था कि अब उसके प्रॉफिट धीरे धीरे कम होते जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर रोहन फैसला करता है कि अब वो सिर्फ ऑयल माइनिंग का बिजनेस नहीं करेगा और वो इस फूड ऑयल को रिफाइन भी करेगा। और अब वो एक घाटे में जा रही ऑयल रिफाइनरी को ढूंढता है और वहाँ पर ओनर से उसे कंपनी को खरीदने का कहता है। लेकिन यहाँ पर ये ओनर इस कंपनी बर्ताव को देखकर वो अपनी कंपनी नहीं बेचता, तो वो यहाँ पर वोल्टन इस मामले में को संभालने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर रोहन उस कंपनी के ओनर से कहता है कि वैसे भी तुम्हारे पास खुद का तेल नहीं है, जिस वजह से तुम्हारी कंपनी घाटे में जा रही है और तुम्हें अगर इस कंपनी को नहीं बेचा तो तुम सड़क पर आ जाओगे और मैं तुम्हारी कंपनी के लिए तुम्हें एक बेहतरीन कीमत दे रहा हूँ, तो चुपचाप मेरी बात मान जाओ। लेकिन यहाँ पर रोहन ये घमंडी बता देखकर कंपनी का जो ओनर है रोहन से कहता है कि मेरा डिसीजन अपने घर पहुंचकर पता चल जाएगा। तो उसके बाद रोहन अपने वॉल्टन अपने हाउस रूम में आ जाता है। लेकिन अब उन्हें उस डिसीजन का इंतजार करते 2 हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक उस कंपनी के ओनर का कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। और इसके बाद अगले दिन जब क्रिसमस होता है तो यहाँ पर वोट रोहन से कहता है कि उसने अपने घर जाना होगा और अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस मनाने के लिए। लेकिन वहीं पर रोहन के लिए ये रिफाइनरी का मिलना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो इसलिए वे अकेले ही उस कंपनी के ओनर के डिसीजन के लिए रुकता है। और क्रिसमस से अगले दिन वो कंपनी का ओनर अपना डिसीजन एक एम्पलीफायर में लिखकर रोहन को देता है और उस एम्पलीफायर के हिसाब से वो कंपनी का ओनर अपनी कंपनी को रोहन को बेचने के लिए तैयार हो गया होता है। और जब रोहन उससे पूछता है कि अगर तुम्हें अपनी कंपनी को बेचना ही था तो तुमने मुझे आखिर इतना समय क्यों लगाया, तो यहाँ पर कंपनी का जो ओनर है वो कहता है कि मैं तो तुम्हारी सीरियसनेस को चेक कर रहा था। और इसके बाद जब रोहन उस ऑयल रिफाइनिंग कंपनी को एक्वायर करता है तो इस बात की खबर न्यूज़पेपर में आती है कि अब रोहन एक बिलियन डॉलर का एम्पायर बन चुकी है। और इस न्यूज़ को पढ़कर उसके बचपन की याद आती है जब उसने पहली बार बिलियनर बनने का सपना देखा था। और यहाँ पर रोहन अपना सपना पूरा करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन इसके बाद जब वह अपने आसपास देखता है तब पता चलता है कि उसकी खुशी को बांटने के लिए उसके आसपास तो कोई भी नहीं है। लेकिन इसी के बाद होटल रूम में उसे फिर से एक फ़ोन आता है जो कि उसकी वाइफ की तरफ से होता है। और यहाँ पर उसकी वाइफ रोहन को बताती है कि घर लौटते वक्त वोल्टन का खतरनाक कार एक्सीडेंट हो गया है। और यहाँ पर जब रोहन हॉस्पिटल में पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि इस कार एक्सीडेंट में उसके दोनों किडनी डैमेज हो चुकी हैं और अब वोल्टन इन्हीं के सहारे पर जिंदा है और कहीं और उसे किडनी स्टोन मिल जाए। अब यहाँ पर वह अपने दोस्त वोल्टन की ये हालत देखकर रोहन डिसाइड करता है कि वो अपनी एक किडनी उसे वोल्टन को डोनेट कर देगा। और यहाँ पर वो अपनी डायरी में हर चीज़ के लिए ग्रेजुएटफुल होता है, जो कुछ भी
उसने अपनी लाइफ में मिला है और वह उसे ओल्ड मैन की बात भी याद आती है कि अगर तुम्हें शुक्रिया अदा करना है तो किसी की मदद करके ही इस जिंदगी में सच में शुक्रिया अदा करो। और यहाँ पर रोन अपनी डायरी में वो सारी चीज़ें लिख लेता है जिसके लिए वो जिंदगी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया गुजार है। और इस एक्स पीरियड्स में रोन समझ जाता है कि जिंदगी का असली मकसद ये है। और हॉस्पिटल से रिकवरी होने के बाद रोन अपने सभी बच्चों के साथ एक साथ फैमिली मीटिंग रखता है और उनके सामने अनाउंस करता है कि वे अपनी सारी वेल्थ से एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर रहा है ताकि वह उन लोगों की मदद कर सके जिन्हें मदद की जरूरत है। और यहाँ पर रोन अपने हर एक बच्चे को 101 हंस देता है ताकि वे इस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनकर सबसे पहले उसकी मदद कर सके। लेकिन इन पैसों से मिलते ही उनके सभी बच्चे आपस में बात करने लगते हैं कि इन पैसों से वे अपने लिए क्या क्या खरीदेंगे। तब यहाँ पर रोन देखकर काफी ज्यादा उसको बुरा लगता है। लेकिन इसके बाद रोन का सबसे छोटा बेटा आकर वो 100 डॉलर रोन को वापस देता है और कहता है कि डैडी इन पैसों से आप उन गरीब लोगों की मदद करना है। ये देखकर रोन काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि रोन ने वो पैसे देकर उनके सभी बच्चों को टेस्ट लिया था। और इसके बाद रोन अपने सबसे छोटे बेटे को अपनी पूरी कंपनी का मालिक बना देता है। और लास्ट में हम देखते हैं कि ये कहानी असल में एक बिलियनर जॉन डी रॉकफेलर की होती है जिसे कि दुनिया का किंग ऑफ ऑयल के नाम से जानती है। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपसे एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में इसी कहानी के साथ। तो दोस्तों बाय बाय।